अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज से हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। जिस लेक्चर सीरीज़ का हम स्टार्ट करने लगे हैं उस सब्जेक्ट का नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और इसका कोर्स कोड है CME 102। प्रीक्वेस्टेज में है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, जो हम ऑलरेडी पिछले सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। तो आज जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हैं कि ऊप है क्या, इसका मकसद क्या है और इसके फ़ायदे क्या हैं और हम इसे क्यों यूज़ करते हैं। उसके बाद क्लास क्या होती है, मेथड्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स की डेफिनेशन, हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे करते हैं, एक सिंपल प्रोग्राम भी बनाएंगे और ये भी चेक करेंगे कि हम ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज़ कैसे कर सकते हैं। तो इन सारे टॉपिक को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ऊप क्या है। ऊप को हम ऊप्स भी बोलते हैं, ऊप भी बोलते हैं। इट्स अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम या स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। अगर वर्ड ऊप्स लिखा जाता है कहीं तो S इज़ फॉर द सिस्टम और अ स्ट्रक्चर, हम लोग सिंपल ऊप भी पढ़ सकते हैं इसको। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ऊप एक प्रोग्रामिंग पैराडिगम है, एक मेथड है। मैं कोशिश करूँगी कि हम लोग अपनी जो ऊप है इसको रियल वर्ल्ड सिनेरियोज के साथ कनेक्ट करके समझने की कोशिश करें, ताकि हम इसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँ और जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा अच्छे से डिलीवर हो सकें और कंसेप्चुअल हो। देखिए, अगर मैं इस लाइन का मतलब आपको रियल वर्ल्ड सिनेरियो में समझाऊं कि लाइक ऊप इज़ अ प्रोग्रामिंग पैराडिगम और मेथड, इसका मतलब ये है जैसे कि मैं बात करती हूँ कि इंसान अगर पैसे कमाना चाहता है, पैसे अर्न करना चाहता है, सो तो डिफरेंट वेज ही एंड शी कैन अर्न मनी। देखिए, पैसे कमाने के लिए हम बिज़नेस कर सकते हैं, हम जॉब कर सकते हैं, कोई ऑनलाइन काम कर सकते हैं। तो डिफरेंट वेज़ हैं। आज के अगर हम वर्ल्ड की बात करते हैं तो हम डिफरेंट तरीके से एक काम को कर सकते हैं। वैसे भी आप अपनी जर्नल लाइफ में भी देखें तो एक काम को करने के बहुत सारे तरीक़ेकार हैं। इसी तरह से चूँकि हम ऊप के अंदर पढ़ेंगे जावा, सो ऊप इज़ अ मेथड फॉर इम्प्लीमेंटिंग द जावा। जावा की इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम ऊप मेथड को यूज़ करेंगे, ऊप का तरीक़ाकार यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जैसे अगर आपको किसी डेस्टिनेशन पर पहुंचना है तो आप डिफरेंट व्हीकल्स यूज़ कर सकते हैं, आप कार यूज़ कर सकते हैं, आप बाइक यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम लोग जावा की इम्प्लीमेंटेशन के लिए ऊप का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपको रियल वर्ल्ड में या अपनी रियल लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आपको फेस होती हैं, कोई आपका मसला दरपेश होता है, तो आप उसके लिए क्या करते हैं, डिफरेंट सॉल्यूशंस निकालते हैं। तो अगर इस तरह प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में भी क्या होता है कि आपने अपनी जो प्रोग्रामिंग है, जो अपनी प्रॉब्लम्स है, उसको रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करके उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी होती है। इस तरह से आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा अच्छे से सॉल्व भी हो जाती है और आपको इसके बेस्ट सोल्यूशंस भी मिलते हैं। उसके साथ साथ क्या है जी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एम्स टू इम्प्लीमेंट रियल वर्ल्ड एंटिटी। जैसे मैंने आपको कहा कि इसका मकसद ही क्या है कि जो हमारी आम जिंदगी है उसमें जो हम लोग चीज़ें देखते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स किस तरह से हमारी जनरेट होती हैं, उनको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, इन सारी चीज़ों को ही हमने ऊप के अंदर इम्बेड करना है। तो इसको आप जैसे जैसे हम इसको पढ़ते जाएंगे आपको इसका ज़्यादा अच्छे से इसकी डिटेल समझ आना शुरू होगी। तो जो मेन कॉन्सेप्ट है ऊप के, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, वो 6 मेन कॉन्सेप्ट्स हैं जो इस सब्जेक्ट के अंदर इन्वॉल्व है। अगर आप इन 6 कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, इट मीन दैट यू हैव अ ग्रिप ऑन अ ऊप। तो वो 6 कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं? पॉलीमॉर्फिज्म है, इनहेरिटेंस है, इनकैप्सुलेशंस है, ऑब्जेक्ट है, क्लास है, अब्स्ट्रैक्शन है। तो जो 2 मेन कॉन्सेप्ट आज हम डिस्कस करेंगे वो है क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। आगे जाने से पहले मैं आपको एक और पॉइंट जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहती हूँ कि ऊप बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ये आईटी में बहुत ज़्यादा इसकी वर्थ है। आप आईटी पढ़ रहे हैं और आपको ऊप पे ग्रिप नहीं, इट मीन्स दैट कि आपने कुछ भी नहीं सीखा। ये पीपीएससी के एग्ज़ाम्स में भी आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना होता है। इसके एग्ज़ाम्स दिन होते हैं। अक्सर आप इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो इस सब्जेक्ट से भी पूछे जाते हैं। तो कोशिश करें कि इस सीरीज़ को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करें और इस सब्जेक्ट को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। तो जो ये 6 मेन कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि ऊप के बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं और इन 6 कॉन्सेप्ट्स को हम थ्रू आउट द सब्जेक्ट पढ़ेंगे। लेकिन आज जो हमने डिस्कस करने हैं वो है क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्लास क्या होती है? देखिए, क्लास एक सिंपल वर्ड है, एक रियल वर्ड भी है। तो अब इससे आपको क्या मीनिंग आप निकालते हो? जैसे आपकी एक क्लास है, अब दैट यू आर IT सेकेंड टर्म, आपकी क्लास और इस क्लास में डिफरेंट लोग हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनके डिफरेंट नाम हैं, डिफरेंट आइडेंटिटीज़ हैं। इसी तरह से क्लास का भी यही सेम कॉन्सेप्ट है। जैसे आपकी क्लास इज़ अ कलेक्शन ऑफ अ स्टूडेंट, सिमिलरली वो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट्स ही हैं। ऑब्जेक्ट कोई भी चीज़ जिसकी कोई वर्थ होती है, जिसका कोई नाम होता है, जिसका कोई बिहेवियर होता है, वो ऑब्जेक्ट होता है। इंसान भी एक ऑब्जेक्ट है, दुनिया की हर चीज़ एक ऑब्जेक्ट है।
जिसका कोई ना कोई रंग होता है, कोई कलर होता है, कोई आइडेंटिटी होती है, कोई बिहेवियर होता है, उसका कोई ना कोई काम होता है। जैसे इंसान है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई लंबा है, कोई छोटा है। इट्स मीन दैट इट इज स्टेट्स, उसके डिफरेंट स्टेट्स हैं, उसके डिफरेंट काम हैं, तो वो क्या है, वो एक ऑब्जेक्ट है। तो इसी तरह से क्लास भी क्या है, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। इसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं और क्लास एक ब्लूप्रिंट है, एक टेम्पलेट है। ये जगह ऑक्यूपाई नहीं करती, ये एक रियल वर्ल्ड एंटिटी नहीं है। अब इन 3 लाइन्स का मतलब क्या है, इसे हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें हम लोग बात करते हैं एनिमल्स की, तो आप एनिमल में क्या कंसीडर करते हैं? वो डॉग है, वो कैट है, वो गोट है, वो स्पैरो है, वो क्रो है, वो आप उसके लिए एक कलेक्टिव टर्म यूज़ कर रहे हैं एनिमल। तो एनिमल के अंदर जो ये आपको एनिमल, ये एक क्लास है, इसके अंदर जो है वो डॉग एंड कैट आता है। तो एनिमल तो जगह नहीं घेर रहा ना, एनिमल स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रहा, एनिमल एक रियल वर्ल्ड एंटिटी नहीं है। एनिमल के अंदर डॉग एंड कैट एक रियल वर्ड एंटिटी है। इसी तरह अगर हम जर्नली वर्ड बात करते हैं, अगर हम कहते हैं ह्यूमन, तो ह्यूमन क्या है, इंसान। इंसान के अंदर अब मेल आते हैं, फीमेल आते हैं, बच्चे आते हैं, बूढ़े आते हैं, ये आगे से कैटेगराइजेशन स्टार्ट होती है। और आप एक बात याद रखें कि क्लास की कोई आइडेंटिटी नहीं होती, वो जगह नहीं करती। जैसे एनिमल जगह नहीं घेरा, एनिमल के अंदर आने वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं, डॉग है, कैट है, इन लोगों ने जगह ऑक्यूपाई करनी है। इनकी कोई आइडेंटिटी है कि डॉग का कोई नाम हो सकता है, उस डॉग का कोई कलर हो सकता है, ठीक है। इस तरह अगर आप ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन इज़ अ कलेक्टिव टर्म दैट इज़ यूज फॉर ऑल द पर्सनस। और उसके अंदर फिर लोग आते हैं कि अहमद इज़ अ ह्यूमन, आयज़ा इज़ अ गर्ल, तो आयज़ा इज़ अ ह्यूमन, ठीक है। तो इट्स मीन दैट कि एनिमल या ह्यूमन जगह ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है। ये एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने की कोशिश की जा रही है कि हम लोग जब कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करने जाते हैं तो उसमें हम रियल वर्ल्ड चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं, इस तरह क्लासेस बनाते हैं और फिर उसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहेंगे कि एनिमल का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के साथ क्या ताल्लुक है, तो मैं आपको बताऊँ, अगर फॉर एग्जांपल आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं जो जानवरों के बारे में है, मतलब आप वो सॉफ्टवेयर क्या करता है कि आपको जानवरों के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि एनिमल्स जो हैं वो किस किस कैटेगरी के होते हैं और किस किस नस्ल से वो बिलोंग कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में आपको वो सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो उसमें आप एनिमल की क्लास बनाते हैं और फिर उस क्लास के अंदर आप डिफरेंट जितने भी एनिमल्स आते हैं दुनिया के, जितने भी, उनके आप ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट बेसिकली आइडेंटिटी है। जैसे डॉग इज़ अ ऑब्जेक्ट, ये क्लास होगी एनिमल, डॉग एंड कैट क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। इसी तरह बर्ड एक क्लास और उसके अंदर स्पैरो एंड क्रो क्या होगा, वो उसके ऑब्जेक्ट्स कहलाएंगे। तो क्लियर है जी, क्लास क्या है, इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये एक ब्लू प्रिंट है, एक टेम्पलेट है बेसिकली, ये जगह नहीं घेरती, ठीक है। जैसे एक कलेक्टिव नाम किसी चीज़ के लिए यूज़ कर लिया जाए और उसके अंदर जगह जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे एनिमल के अंदर डॉग हो गया, कैट हो गया, गोट हो गया, वो सारे क्या कहलाएंगे, वो उसके ऑब्जेक्ट्स कहलाएंगे। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा क्लास क्या होती है। आगे हम देखते हैं कि क्लास का सिंटेक्स क्या होता है। सिंटेक्स क्या होता है, इसको किस तरह से लिखा जाता है। जिस तरह आप एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने का सिंटेक्स क्या है, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में आप ऑलरेडी इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं। तो इसमें हम लोग 3 चीज़ें जो टॉप मोस्ट पे आती है वो लिखी जाती हैं। जैसे कि हम लोग प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में क्या करते थे, हेडर फाइल्स ऐड करते थे, उसके बाद हम लोग मेन मेथड स्टार्ट करते थे, फिर वेरिएबल इनसाइड द मेन मेथड वेरिएबल डिक्लेयर करना, प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट्स ऐड करना। इसी तरह से यहाँ पे सबसे पहले क्लास लिखी जाती है। यहाँ पे हम लोग हेडर फाइल्स ऐड नहीं करते, हम लोग डायरेक्टली क्लास से स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले लिखते हैं एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर होते हैं ये आइदर पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। अब ये एक अनदर कॉन्सेप्ट है जिसको हम एक अलग क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ इसको स्किप कर दें। उसके बाद हम लोग क्लास का कीवर्ड लिखते हैं। जैसे हमने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में 32 कीवर्ड्स पढ़े थे, इंट हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, इस तरह, यानी जिनको हम सिर्फ एज अ कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह क्लास भी एक कीवर्ड है। जब हम क्लास डिक्लेयर करने जाएंगे सबसे पहले हमने क्लास लिखना है, उसके बाद क्लास का नाम लिखना है। जैसे हम लोग एनिमल्स, मैं कह रही हूँ कि हम सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं एनिमल्स के रिलेटेड, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्लास लिखेंगे। उसके बाद क्लास का नेम जो कि एनिमल ही हम रख रहे हैं, तो कोशिश करें कि एनिमल का ए जो है वो कैपिटल लिखा जाए। मैंने एक एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे एक सिंटैक्स भी कोड किया है। ये देखिए, ये हमारा एक्सेस मॉडिफायर है। अगर आप इसे नहीं लिखते,
कोई इशू नहीं है, आप इसको छोड़ दें। बाय डिफ़ॉल्ट आपका डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर एक्सेप्ट हो जाएगा, बेशक आप इसे ऐड ना करें। उसके बाद हम क्लास का कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद हम क्लास का नाम। अब देखें ये मैंने नाम रखा है माय फर्स्ट जावा प्रोग्राम, और कोशिश करें कि आपका जो क्लास का नेम हो वो रीडेबल हो, ठीक है। जैसे कि माय का एम कैपिटल लिखा गया है, फर्स्ट का एफ कैपिटल लिखा गया, जावा का जे कैपिटल लिखा गया है, तो आप भी कोशिश करें कि आपका जो वर्ड क्लास का नेम हो वो बहुत ही ज़्यादा रीडेबल हो। कोशिश करें अगर आप 2-3 वर्ड से मिला के क्लास का नेम लिख रहे हैं तो उसका पहला वर्ड जो है वो कैपिटलाइज हो, ठीक है जी। उसके बाद ये हमारी क्लास की बॉडी होती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि जी मेथड्स एंड फंक्शंस क्या होते हैं। ये वो बिल्कुल वही सेम कॉन्सेप्ट है जो हम ऑलरेडी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में पढ़ चुके हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं। कोई भी काम, यानी ये काम अगर आप बार बार करना चाह रहे हैं, बार बार आपको ज़रूरत पड़ती है, तो उसका आप एक फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन बेसिकली क्या है, सेट्स ऑफ कोड विच परफॉर्म पर्टिकुलर टास्क, जो कोई ना कोई काम करता है। फंक्शन बेसिकली रियल लाइफ में भी देखें ना कि हर इंसान का कोई ना कोई काम होता है, कोई ना कोई फंक्शन होता है। तो इसी तरह से हम क्लासेस बनाएंगे, उनके अंदर ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, और ऑब्जेक्ट्स के कोई ना कोई काम होंगे। एक घर है, घर के अंदर इंसान होंगे, इंसानों के एक फैमिली के मेम्बर्स हैं, उनके डिफरेंट कलर्स होंगे, उनके कद डिफरेंट होंगे, और उनके डिफरेंट डिफरेंट काम होंगे, तो उनके फंक्शंस भी डिफरेंट होंगे। तो इसी सिनेरियो को हम लेकर चलेंगे आगे। तो मेथड एंड फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, अ सेट्स ऑफ कोड विच परफॉर्म पर्टिकुलर टास्क। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हम किस लिए यूज़ करते हैं, ये इसके फ़ायदे में आ जाता है, इसके एडवांटेजेस में आ जाता है कि कोड रीयूजेबिलिटी, कि हम कोड को रीयूज़ कर सकते हैं। देखिए ना, मैंने जब प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में मोस्ट ऑफ द टाइम ये एग्जांपल दी थी कि हम लोग अगर सम का फंक्शन बार बार परफॉर्म करना चाहते हैं, यानी सम हमने कुछ 2 वेरिएबल को बार बार सम करने की ज़रूरत पेश आ रही है, तो हम क्या करेंगे, उसका फंक्शन बना लेंगे, उस फंक्शन को कॉल कर लेंगे। सिमिलरली क्या है कि कोड जो है वो आप एक दफ़ा लिखते हैं, उसको बार बार रीयूज़ करते हैं। उसके बाद आप कोड ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, कोड को बेहतर तरीके से आप रीडेबल बना सकते हैं, ठीक है। तो मेथड्स एंड फंक्शन सिमिलरली जो हम प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में पढ़ चुके हैं, ये एज इट इज़ वही है, लेकिन इनका इस्तेमाल यहाँ पे किस तरीके से किया जाएगा वो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। तो पहले इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। देखिए पहले इसकी एग्जाम्पल भी एक दफ़ा देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एनिमल एक क्लास है, उसमें डॉग एंड कैट क्या हो गया, वो ऑब्जेक्ट हो गया। अब डॉग का फंक्शन क्या हो सकता है, डॉग खाना खा सकता है, डॉग बार्क कर सकता है, तो बार्क एंड ईट और द फंक्शन ऑफ अ डॉग। एंड कैट के भी क्या फंक्शन हो सकता है, कैट खाना, सॉरी इट्स बाय मिस्टेक ही कैट ही रह गया, लेकिन कैट क्या कर सकती है, कैट म्याऊं म्याऊं करेगी, या फिर वो कुछ खा सकती है। इट्स मीन दैट कि उसके डिफरेंट फंक्शंस हो सकते हैं। तो एनिमल क्या है, क्लास है, डॉग एंड कैट उसमें अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं, और बार्क एंड ईट क्या हो सकते हैं, वो उसके फंक्शंस हो सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट ही फंक्शन परफॉर्म करेगा। डायरेक्ट हम लोग बार्किंग अगर फंक्शन कॉल करते तो इसका क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम अगर डॉग के साथ बार्क को अटैच करते हैं तो हम इसका मीनिंग समझ सकते हैं कि डॉग का काम है बार्क करना, या कैट का काम है ईट करना, खाना। तो ऑब्जेक्ट एंड फंक्शंस दो चीज़ें मिलती हैं तो इनका ये मीनिंगफुल बनते हैं। तो सिंटैक्स क्या होता है मेथड का, सबसे पहले आपको रिटर्न टाइप का पता। अगर कोई भी फंक्शन कुछ भी रिटर्न ना करे तो हम उसके लिए क्या कीवर्ड यूज़ करते हैं, वॉइड यूज़ करते हैं। आगे मेथड का नाम, वो अपनी मर्ज़ी से आप रख सकते हैं, कोई भी नाम रखें, कोशिश करें रीडेबल नाम हो, उसमें आप स्पेशल सिंबल्स वगैरह ऐड ना करें, अंडरस्कोर वगैरह कोशिश करें ये ऐड ना करें। उसके बाद आप आगे नेम के आगे पैरेंथेसिस और ब्रैकेट, इसमें system.out.println आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड, ये लाइन एज इट इज़ आपकी कंसोल यानी आपकी आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट होगी। अब आपके क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है कि system.out.println क्या है। बेसिकली प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में हम लोग यूज़ करते थे printf, लेकिन जावा के अंदर यूज़ किया जाता है ये system.out.println। ये बेसिकली एज इट इज़ आपका जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोड लाइंस लिखी हुई हैं एज इट इज़ स्क्रीन के ऊपर ये प्रिंट हो जाएगी। तो आपने ये लाइंस यूज़ करनी है। सिस्टम एक क्लास है, ठीक है, बनी हुई जावा के अंदर एम्बेडेड क्लास है, आपको इसके लिए कुछ भी नहीं करने की जरूरत है, आपने सिर्फ इसको यूज़ करना है। सिस्टम आउट उसका ऑब्जेक्ट है और println उसका फंक्शन है। जैसे मैं आपको बताया था एनिमल क्लास है, डॉग ऑब्जेक्ट है और बार्क उसका फंक्शन है। तो इस तरह सिस्टम की एक क्लास है, उसके अंदर एक आउट उसका ऑब्जेक्ट है और println उसका एक फंक्शन है, जो कि आपकी जो इन्वर्टेड कोड्स के अंदर लाइन लिखी हुई है एज इट इज स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करेगा। ठीक है जी। तो जावा के अंदर एक नई चीज़ ये है
जो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल सी से डिफरेंट है वो ये है कि हम प्रिंट एफ की जगह पे ये लाइन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, आगे आते हैं ऑब्जेक्ट की तरफ। हमने डिस्कस किया कि ऊप क्या है, हमने डिस्कस किया क्लास क्या होती है, उसके बाद हमने डिस्कस किया कि मेथड एंड फंक्शंस क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जो कि मेन कॉन्सेप्ट है कि ऑब्जेक्ट की आपको डेफिनेशन बहुत क्लैरिटी के साथ समझ आ जानी चाहिए। ऑब्जेक्ट एक इंस्टेंस ऑफ क्लास, एक क्लास का एक हिस्सा है, एक पार्ट है क्लास का, ठीक है। वो एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है, यानी अपनी उसकी एक आइडेंटिटी होती है, एक नाम होता है उसका, उसका कोई कलर हो सकता है, यानी उसकी अपनी कोई पहचान होती है, वो जगह भी ऑक्यूपाई करती है। जैसे मैंने आपको बताया इसकी तीन प्रॉपर्टीज़ हैं। लाइक ऑब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ थ्री थिंग्स: आइडेंटिटी, स्टेट और एट्रीब्यूट एंड बिहेवियर। देखिए जैसे हमने कहा कि एनिमल एक क्लास है, उसके अंदर डॉग एक ऑब्जेक्ट है, तो डॉग की क्या होगी, एक आइडेंटिटी होगी कि डॉग का कोई नाम हो सकता है, कोई भी लोग डिफरेंट नाम रखते हैं, कोई भी नाम हो सकता है उसका। उसके बाद उसकी स्टेट क्या हो सकती है, उसका उसकी एज हो सकती है, उसका कलर हो सकता है, वो सारी क्या कहलाती हैं, स्टेट्स एंड एट्रीब्यूट। जैसे एक इंसान है, उसका एक वो एक ऑब्जेक्ट है। जैसे मैं कहूँ ह्यूमन एक क्लास है, ह्यूमन के अंदर अहमद, अहमद क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, उसका एक नाम है। अब उसकी स्टेट्स क्या हो सकती है, उसकी एज क्या है, उसका वो कहाँ रहता है, उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, वो सारा क्या कहलाएगा, वो उसकी एट्रीब्यूट्स या उसकी स्टेट कहलाएगी। अब उस अहमद का बिहेवियर क्या है, मतलब वो किस तरह से उठता बैठता है, खाता पीता कैसे है, उसके क्या क्या काम है, वो सारे उसके क्या कहलाएंगे, उसके बिहेवियर्स कहलाएंगे। बिहेवियर्स को हम फंक्शंस भी कहते हैं, हम मेथड्स भी कहते हैं, ठीक है। बिहेवियर इज एन अल्टरनेटिव नेम ऑफ मेथड्स एंड फंक्शन। तो हर इंसान का कोई ना कोई बिहेवियर, कोई ना कोई काम होता है। तो ये तीन एट्रीब्यूट्स, जो थ्री थिंग्स है, इज अ पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। उसके बाद हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक है। डिफरेंट तरीके हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के। न्यू इज़ अ कीवर्ड, न्यू कीवर्ड के थ्रू, न्यू इंस्टेंस, क्लोन, डीसीरियलाइजेशन एंड फैक्ट्री। लेकिन हम लोग जो मेथड यूज़ करेंगे वो न्यू कीवर्ड है। ये आपकी सिर्फ नॉलेज के लिए है कि ये मेथड भी यूज़ किए जाते हैं, बट हम सिर्फ न्यू वाला मेथड यूज़ करेंगे। तो देखें, फॉर एग्जाम्पल हमने एक एनिमल नाम की क्लास बनाई हुई है, तो हमने एनिमल का नाम लिखना है और उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया डॉग, और उसे न्यू कीवर्ड से हमने क्या किया, इनिशियलाइज कर दिया। हमने क्या किया, क्लास का नाम लिखा, आगे उसका ऑब्जेक्ट इक्वल, और ये आगे कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर एक अनदर क्लास है, वो हम एक अनदर क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल अपनी एक यही लाइन, जिस नाम की आपने क्लास बनाई हुई है उसके लिए वही नाम आपने इधर लिखना है। ऑब्जेक्ट अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख ले और उसे इस तरह से इनिशियलाइज कर दे। लास्ट पे भी आपका क्लास का जो नाम होगा वही लिखा जाएगा और दो पैरेंथेसिस। अब डॉग का आपने फंक्शन गेट करना है कि वो बार्क करता है, तो आप इसको कैसे गेट करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, डॉट ऑपरेटर यूज़ किया जाता है फंक्शन को गेट करने के लिए। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में हम क्या करते थे, सेम सिमिलरली जस्ट हम क्या करते थे, जैसे कि हमने बार्क नाम का कोई फंक्शन बनाया तो मेन में जाके हम सिंपली बार्क लिखते थे, इट्स मीन हमने फंक्शन को कॉल कर दी। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट की मदद से ये एनिमल नाम की क्लास के अंदर ये फंक्शन बना हुआ है और हम इस ऑब्जेक्ट की मदद से इस क्लास के फंक्शन को कॉल करेंगे। मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगी ताकि आपको ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। देखें जी, इसमें हम क्या करते हैं कि आपने एक व्हीकल नाम की क्लास बना ली। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आपने एक्सेस मॉडिफायर लिखा, फॉर एग्जाम्पल आप नहीं लिख रहे, छोड़ दें आप, वो डिफ़ॉल्ट भी ले सकता है। उसके बाद क्या होगा, क्लास का कीवर्ड, आगे आपने क्या लिखा, क्लास का नाम, व्हीकल नाम रख दिया। अब ये एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट्स भी हम इसको कह सकते हैं, वेरिएबल्स भी कह सकते हैं, फील्ड्स भी कह सकते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट नाम है, इंस्टेंसेस भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमने ना ये अभी आप ये प्राइवेट्स वगैरह को इग्नोर कर दें क्योंकि हम इसको एक डिटेल लेक्चर में इन सब एक्सेस मॉडिफायर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या किया, आपने एक डोर नाम का, यानी एक व्हीकल के अंदर क्या क्या फील्ड्स हो सकती हैं, उसकी स्पीड हो सकती है, उसका कलर हो सकता है और उसके कितने दरवाजे हैं। तो आपने क्या किया, डोर क्या है, नंबर ऑफ डोर्स में आएगा, तो इसके लिए हम कौन सी डाटा टाइप यूज़ करेंगे, इंट यूज़ करेंगे। स्पीड भी आपको काउंटिंग में मिलेगी तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इंट डाटा टाइप यूज़ करेंगे। कलर क्या होगा, आइदर ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू, तो वो क्या होगा, एक वर्ड्स में आएगा। तो हम लोग पहले क्या यूज़ करते होते थे, स्ट्रिंग एक डाटा टाइप है जो जावा के अंदर इम्प्लीमेंटेड है। जैसे हम लोग प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के अंदर अगर हमें करेक्टर डिस्प्ले कराने होते थे तो हम लोग करेक्टर की अरे डिक्लेयर करते थे, लेकिन यहाँ पे आप डायरेक्ट ही स्ट्रिंग लिखें और कलर,
तो कलर के अंदर आप कलर इक्वल टू ब्लैक लिखें तो कलर वेरिएबल के अंदर ब्लैक आ जाएगा। आपको इसके लिए कोई अरे डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लूप बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली आप जो नंबर ऑफ करेक्टर्स को बना के एक वर्ड बनता है और आपने कोई वर्ड डिस्प्ले कराना हो तो उसके लिए जो आप डाटा टाइप यूज़ करना चाहें वो स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हैं। पहले हम लोग करेक्टर यूज़ करते थे CHAR और उसकी अरे डिक्लेयर करते थे कि नंबर ऑफ़ लेटर्स जो है वो उसके अंदर, या अगर किसी का नाम डिस्प्ले कराना होता था तो हम कैरेक्टर की अरे डिक्लेयर करते थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हैं और कुछ भी जो है वो स्ट्रिंग नंबर ऑफ़ लेटर्स को हम एक कलर नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। तो ये क्या हुआ, क्लास का नाम हो गया और इस ब्रैकेट के अंदर ये सारी क्लास की बॉडी होगी। इसको हम क्लास के मेंबर, इंस्टेंस, ये तीनों जो हैं इन्हें क्लास के मेंबर भी कह सकते हैं, वेरिएबल्स भी कह सकते हैं, इंस्टेंस भी कह सकते हैं। ये हम लोग किस क्लास के फ़ौरन बाद डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा ये ग्लोबली डिक्लेयर किए गए हैं। जो क्लास के फ़ौरन बाद इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर किए रहते हैं इन्हें ग्लोबली करते हैं। ग्लोबली का आपको मतलब पता है कि हमें इसे क्लास में कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और इन्हें एट्रीब्यूट्स या फील्ड्स भी कहते हैं। जैसे कि एक गाड़ी है तो उसका वो कलर, डोर्स एंड स्पीड्स एंड कलर, वो क्या कहलाएंगे, वो ऑब्वियसली उसकी फील्ड्स या उसके एट्रीब्यूट्स ही कहलाएंगे ना। और ये आगे एक फंक्शन बनाया गया है void रन। अभी इसके अंदर कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं किया, जस्ट फंक्शन डिक्लेयर किया गया है। तो आपको बेसिकली ये बताने का मकसद था कि ये सिंटैक्स है एक सिंपल क्लास का, ठीक है जी। आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम लोग प्रिंटिंग वेरिएबल, मैंने आपको पहले भी ये लाइन बताई है। पहले हम लोग प्रिंट करने के लिए वेरिएबल्स को या कोई भी कोटेशन वगैरह को प्रिंट करने के लिए हम यूज़ करते थे printf। लेकिन अब हम लोग यूज़ करते हैं जावा के अंदर बेसिक आउटपुट स्टेटमेंट के लिए system.out.println। एक प्रिंट भी यूज़ होता है, सिंपल प्रिंट, system.out.print, और एक system.out.println। ln का मकसद क्या है, जैसे ये आपने ये लाइन लिखी तो इसके अंदर ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये क्या करेगा, एज इट इज़ डबल कोटेशन के अंदर जो भी लिखा हुआ है यानी टेक्स्ट लिखा हुआ है तो स्क्रीन के ऊपर क्या प्रिंट होगा, टेक्स्ट। लेकिन ln का मतलब है कि टेक्स्ट प्रिंट करने के बाद इसने कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे मूव कर देना। यानी अगली दफ़ा अगर हम एक और स्टेटमेंट लिखते हैं system.out.println न्यू टेक्स्ट, तो पहली लाइन पे टेक्स्ट आएगा, उसे अगली लाइन पे न्यू टेक्स्ट आएगा, ठीक है। तो मीन्स दैट ये क्या करता है, println जो भी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा होता है उसको लिखने के बाद कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे मूव कर देता है। जबकि ये वाली लाइन क्या करती है, अगर हम ln नहीं लिखते तो टेक्स्ट के बाद कर्सर नेक्स्ट लाइन पे, इसी लाइन पे टेक्स्ट लिखने के बाद स्क्रीन के ऊपर कर्सर सिमिलरली आगे ही ब्लिंक कर रहा होगा, ठीक है। ये कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे नहीं भेजता, ये वाली लाइन कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे भेज देती है। क्लियर है जी। उसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे कि अगर आपने कोई अमाउंट किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी हो तो वो आप कैसे करते हैं। जैसे डबल एक डाटा टाइप है, उसके अंदर टोटल पे एक वेरिएबल है, पे हमने रखवाई उसमें 1006.5, तो इसे प्रिंट कैसे कराना है, ये पहले स्ट्रिंग एज इट इज स्टेटमेंट प्रिंट होगी द टोटल पे, और इसको इसके साथ कनकैटिनेट किया जाएगा। कनकैटिनेट करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं प्लस का साइन, यानी टोटल पे और साथ टोटल पे के अंदर ये जो अमाउंट है ये शो हो जाएगी। जैसे कि ये देखें, द टोटल पे इज़, और आगे वो अमाउंट जो हमने प्लस टोटल पे का वेरिएबल लिखा था वो आगे से आपकी अमाउंट शो होगी। इस तरह से चलिए कोशिश करते हैं एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं ताकि जो हमने पढ़ा है उसे अच्छी तरह से देख सकें और इम्प्लीमेंट करके ज़्यादा अच्छे से उसे समझ सकें। सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले आपने इसके लिए एक्लिप्स सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड करना है। बहुत सिंपल है, आपको ऑलरेडी मैंने इसकी लिंक प्रोवाइड किया, आप उसको डाउनलोड करें और इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले आपने क्या करना है, फाइल के ऊपर जाएं, न्यू पे क्लिक करें, जावा प्रोजेक्ट, न्यू एंड जावा प्रोजेक्ट, इसको क्लिक करें और यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखें। मैं लिखने लगी हूँ माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट क्रिएट किया, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करें, ये आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट फिनिश, ये आपको कह रहा है कि आप यहाँ पे कोई मॉड्यूल क्रिएट करना चाहते हैं, आप इसको कह दें डोंट क्रिएट, ठीक है जी। ये आपका प्रोजेक्ट आ गया माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, ये आपको शोर होगा। इसको एक्सपैंड करें और यहाँ पे सोर्स के ऊपर जाके राइट क्लिक करें, न्यू एंड क्लास क्रिएट करें।
अब यहाँ पे जो नाम, अब मैं किस टाइप का प्रोजेक्ट बनाने जा रही हूँ, फॉर एग्जांपल मैं व्हीकल के रिलेटेड एक प्रोजेक्ट बनाती हूँ कि जो गाड़ियों के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, तो मैं अपनी क्लास भी जो है उसका नाम यहाँ पे व्हीकल रख दूँगी। तो मैंने कैपिटल वी लिखा और कैपिटल वी लिखा और ये रीडेबल है। नेक्स्ट मैंने इसको फिनिश कर दिया। अब ये देखिए जी, मेरी व्हीकल डॉट जावा, ये सोर्स फोल्डर के अंदर ये मेरा प्रोजेक्ट था। इस फोल्डर के अंदर मेरी ये व्हीकल डॉट जावा की क्लास क्रिएट हो चुकी है। आपको ये कोड नज़र आ रहा है। इसने बाय डिफ़ॉल्ट इसको पब्लिक कर दिया, मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ये एक्सेस मॉडिफायर है, ये क्लास कीवर्ड है और आगे मेरी क्लास का नाम। इस क्लास के अंदर मैंने क्या करना है जी, सबसे पहले एक और चीज़, हम क्लास के अंदर हमारी एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होती है। बेसिकली जैसे हम प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में देखते थे कि जो चीज़ हमने मेन के अंदर लिखी होती थी वही एग्जीक्यूट होती थी। अगर आपने कोई फंक्शन बनाया है उसे मेन के अंदर कॉल ही नहीं की तो वो फंक्शन के अंदर जो भी लिखा है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। बेसिकली अगर आप उस फंक्शन को एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो उसे आपको मेन के अंदर उस फंक्शन के नाम से कॉल करनी पड़ेगी। इसी तरह से जावा के अंदर भी हम लोगों की जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है वो हमारी मेन मेथड से स्टार्ट होती है। तो ये वाला कोड तो बाय डिफ़ॉल्ट जनरेट हुआ। मेन मेथड कैसे बनाते हैं, जैसे आप प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में सबसे पहले मेन बनाते थे, इसी तरह यहाँ पे भी होगा। आप यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक ही लिख लें, पब्लिक स्टैटिक। स्टैटिक क्या है, इसका भी हम अलग से क्लास के अंदर डिफरेंट स्टैटिक एंड डायनामिक इनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिलहाल आप इस सिंटैक्स को इसी तरह एज इट इज़ फॉलो करें, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इसके अंदर ये लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स जाते हैं, स्ट्रिंग ARGS। ये एक बिल्ड इन सिंटैक्स है जो आपको एज इट इज़ ऐसे ही फॉलो करना है। अब ये आपका मेन हो गया। आपकी एग्जीक्यूशन इस मेन मेथड के अंदर से स्टार्ट होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा जो प्रोग्राम हो वो एक मैसेज डिस्प्ले करे, तो डिस्प्ले करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN। क्लियर है जी। और मैं इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखती हूँ दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम, फर्स्ट जावा प्रोग्राम, और यहाँ पे सेमीकोलन लगा दें। क्लियर है। अब मैं लिखती हूँ जी, इसको रन करते हैं यहाँ से। ओके, आपकी कंसोल स्क्रीन ये नज़र आ रही है, आपकी आउटपुट ये है, दिस इज़ माई फर्स्ट जावा प्रोग्राम। ठीक है जी। जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि आपकी एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होगी। फॉर एग्जांपल मैं अब आपको इसी क्लास के अंदर एक फ़ंक्शन बना के दिखाती हूँ। मैं एक फ़ंक्शन बना लेती हूँ रन के नाम का, कि गाड़ी क्या करती है, चलती है ना, रन। तो मैं एक फ़ंक्शन बनाती हूँ। ये फंक्शंस आप मेन से बाहर ही बनाएंगे। मेन की बॉडी ये है, इससे बाहर बना लें, यहाँ पे बना लें, यहाँ पे बना लें, वो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद मैं एक फ़ंक्शन बनाती हूँ। ये फंक्शन मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, बस एक मैसेज डिस्प्ले कराना चाहती हूँ, वॉइड रन। ये उसकी बॉडी होगी। रन मैंने अपनी मर्ज़ी से नाम रखा है, आगे उसकी पैरेंथेसिस लगाएं, ज़ीरो लिस्ट ऑफ पैरामीटर पास करें, मतलब कोई भी पैरामीटर इस फंक्शन को पास नहीं हो रहा। मैं यहाँ पे लिखती हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, सॉरी, इट इज़ रनिंग। ठीक है जी। अब मैं इस वाले फंक्शन को कमेंट कर देती हूँ, मतलब मेन के अंदर कुछ भी नहीं है, पर मैंने एक फ़ंक्शन बनाया जिसके अंदर मैंने एक मैसेज रखा हुआ है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN। अब ये मैसेज क्या आपको लगता है कि प्रिंट होगा? हम इसको रन करके देखते हैं। आप देखें आपकी कंसोल स्क्रीन पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, बिकॉज कि आपकी जो एग्जीक्यूशन है वो मेन से स्टार्ट होती है, लेकिन मेन के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो मुझे अगर इस फंक्शन के अंदर का कोड प्रिंट करवाना है तो मुझे इस फंक्शन को यहाँ पे इस मेन बॉडी के अंदर कॉल करनी होगी। लेकिन प्रोग्रामिंग फंडामेंटल PF में हम क्या करते थे, सिंपली रन लिखेंगे तो फंक्शन कॉल हो जाएगा। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमने क्या करना होता है, जिस क्लास के जब फंक्शन को कॉल करनी है, फंक्शन जिस क्लास के अंदर होगा उसका ऑब्जेक्ट बना के डॉट लगा के हमने उस फंक्शन को कॉल करनी है। तो मैंने ये आपको तरीक़ाकार बताया जो हमने ऑलरेडी एनिमल वाला सिंटेक्स मैंने आपको बताया था, सिमिलरली वही फॉलो करेंगे। ये व्हीकल के अंदर ये वाला
फंक्शन है। अगर हमें इस फंक्शन को कॉल करनी है तो फिर पहले इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और फिर इस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले आप यहाँ पे लिखें व्हीकल, और कौन सी व्हीकल है हमारे पास, कार नाम रख लेते हैं उसका, और न्यू कीवर्ड से इसको इनिशियलाइज कराते हैं। याद रखिएगा स्पेलिंग बिल्कुल एज इट इज़ यूज़ होनी चाहिए। सॉरी, अब हमारे पास ये व्हीकल टाइप की क्लास का एक ऑब्जेक्ट कार क्रिएट हो गया। अब इस कार की मदद से हम इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, कार डॉट, अब आपको यहाँ पे एक सजेशन आ रही होगी ये फंक्शन की, रन। अब हम इसको रन करेंगे तो आप देखें इट इज़ रनिंग, कॉल हो रहा है। ठीक है, ये हो गया जी हमारी क्लास, ये हो गया ऑब्जेक्ट, और ये हो गया जी क्लास की मदद से और उस क्लास के फंक्शन को कॉल करना। ठीक है जी। अब अगर इस व्हीकल में आप देखें हर व्हीकल का कलर होता है, उसकी स्पीड होती है, उसके डोर्स होते हैं। ये मेंबर्स हर क्लास के हो सकते हैं, मतलब हर ऑब्जेक्ट की ये तीनों चीज़ें उसके अंदर पाई जाती हैं, उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे इंसान का भी कलर होता है, उसका हाइट होती है, तो इसी तरह से हर चीज़ की कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। व्हीकल्स के भी कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, जैसे कार का कलर होगा, उसकी स्पीड होगी, उसके डोर्स होंगे, तो वो सारे क्या कहलाएंगे, उस क्लास के यानी व्हीकल की क्लास के डाटा मेंबर्स। तो अब हम यहाँ पे डाटा मेंबर्स, जिसको हम डाटा मेंबर्स भी कहते हैं, फील्ड्स भी कहते हैं, वेरिएबल्स भी कहते हैं, वो हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं डोर्स लेना चाहती हूँ, मतलब इसके चेक करना चाहती हूँ डोर्स कितने हैं। उसके बाद कलर, स्ट्रिंग कलर, तो ये हो गया जी इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर करना, ये हो गया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। और उसके बाद अगर हम इन डोर्स कलर्स वगैरह को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे, हम चाहे तो एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, लेकिन इसी ऑब्जेक्ट की मदद से हम इस डोर और कलर को इनिशियलाइज कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ डोर्स हैं कार के। तो इसलिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे कार डॉट डोर्स इक्वल, फॉर एग्जाम्पल 3 डोर्स हैं। क्योंकि हमारा डोर्स इंटीजर है तो इसलिए जो वेरिएबल इनिशियलाइज कर रहे हैं, वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं, वो भी इंटीजर होनी चाहिए। अब अगर मैं इसको प्रिंट कराना चाहती हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, तो पहले मैं एक साथ एक मैसेज कंकैटिनेट करना चाहूँगी, द टोटल डोर ऑफ कार और साथ कंकैटिनेट, साथ लिखें कार डॉट डोर्स सिंपली। तो अब आप अपनी आउटपुट देखें, ऑटोमेटिकली क्या मैसेज डिस्प्ले होगा, पहले तो आपका यही वाला मैसेज आएगा जो आपका रन वाला फंक्शन कॉल हो रहा है, इट इज़ रनिंग। सेकेंड लाइन पे आएगा द टोटल डोर ऑफ कार। आप देखिएगा कि ये दोनों लहदा लाइन पे प्रिंट होंगे, बिकॉज हमने क्या यूज़ किया यहाँ पे, प्रिंट ln यूज़ किया है। तो मैं जब इसको प्रिंट एग्जीक्यूट करती हूँ तो देखें पहली लाइन पे हमारा आया इट इज़ रनिंग, जो कि हमारे इस फंक्शन कॉल की वजह से है, और दूसरा सिस्टम डॉट आउट प्रिंट, पहला ये मैसेज साथ उसकी कंकैटिनेट करके कार डॉट डोर्स के अंदर क्या है 3, तो वो ऑटोमेटिकली आपका 3 प्रिंट हो रहा है। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। जो भी कन्फ्यूजन होगी वो हम अभी क्लास डिस्कशन में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।